हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं 27 अक्टूबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो वीडियो में सबसे पहले देखते हैं हम कोटेशन। तो आज का कोटेशन है, यू डिफाइन योर ओन लाइफ, डोंट लेट अदर पीपल राइट योर स्क्रिप्ट। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में सफलता पाना है तो आपका जो लक्ष्य है वो आपके द्वारा निर्धारित होना चाहिए। यही यहाँ पे सबसे मेन मोटो है इस बात का, क्योंकि जब आपका लक्ष्य आपके द्वारा निर्धारित होगा तो फिर उसमें आपकी रुचि होगी, और जिस लक्ष्य में आपकी रुचि होती है उस लक्ष्य को अचीव करने में जो चांस है वो 80% बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग, अपने क्षमता के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। ओके, दूसरों से आप राय ले सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, बट फाइनली डिसीजन आपको स्वयं से लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप दूसरे के डिसीजन लेते हो कि ठीक है उन्होंने बोल रहा है तो मैं कर लेता हूँ, तो फिर बहुत चांस रेयर हो जाता है कि आप उस फील्ड में सक्सेस हो पाओ। ओके, और ख़ास करके ये अप्लाई होता है लड़कियों पे, फीमेल पे, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की सुनती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। मैं आप सब लड़कियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद मतलब सेल्फ डिपेंड बनिए, अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है वो चूज करने में। किसी भी चीज़ को, कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप सबसे पहला आपका निर्णय होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ या फिर ये एम पसंद है। ओके, खुल करके बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स से बात करिए कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये बनना है। एवरीथिंग जो भी आपको पसंद हो, जो भी वो आप खुल करके अपने फैमिली में बताइए कि मुझे ये चीज़ करना है। ओके, उसके बाद फिर आप उसमें लग जाइए। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं वो अपने घर पे बता ही नहीं पाती हैं कि मेरा ये एम है, मैं कैसे घर पे बताऊंगी, घर वाले मुझे डांटेंगे बोलेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने दिल की बात फैमिली वाले को बता दीजिए, ठीक है। और उसके साथ इतना अच्छा अपना व्यवहार रखिए, अपना हर एक चीज़, ताकि फैमिली वाले बोले कि ठीक है इतनी अच्छी लड़की है मेरी ये, तो चलिए मतलब इस फील्ड में आज तक कोई नहीं गया है तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी पहले जाएगी। तो आप ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई करिए अपने ऊपर, और इतनी अच्छी लड़की बनिए कि आप जो भी बनना चाहो उसमें आपके फैमिली के हर एक मेंबर सपोर्ट करे, ठीक है। तो खुद से डिसीजन लेना, कोई भी चीज़ बनना हो तो। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 डेज़ का चैलेंज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपली ये 5 टास्क। ओके, डेली ये 5 फॉलो करना है और ख़ुद को टोटल 5 मार्क्स में से नंबर देना है। जितना भी नंबर मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो कमेंट करके बताना है। कमेंट करने से ये होगा कि आप में कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और ये आपको चाहिए मिनिमम 21 डेज़ तक। हम यहाँ पे रेगुलर करते हैं क्योंकि नए नए बच्चे ऐड होते हैं, तो वो आज से मान लीजिए कोई बच्चा ऐड हुआ तो उसका आज से पहला दिन हो जाता है। तो इस चीज़ को आप फॉलो करिएगा मिनिमम 21 डेज़ तक। ये आपको बहुत ही अच्छे रूटीन में ला करके सेट कर देगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इसको फॉलो करने में बस 1% ही सफल हो रहे हैं। तो हमें उस 1% में आना है और एक अपना अच्छा सा टाइम टेबल इसी के अकॉर्डिंग बना लेना है। ओके, यही चीज़ बहुत बच्चे नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आप कि इसमें 80% बच्चे नहीं कर रहे हैं, 20% बस कर रहे हैं। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें आना है उस 1% में जो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉलो करिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल 24 आवर्स आपके रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, सरकार ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कितने वर्षों का राष्ट्रीय उत्सव शुरू किया है। तो बताना है कि जो सरदार पटेल जी थे उनकी इस बार 150वीं जयंती है, तो कितने वर्षों का राष्ट्रीय उत्सव शुरू किया गया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, कितने वर्षों का हुआ है, 2 वर्षों का हुआ है। कब से, 2024 से लेकर के 2026 तक चलेगा। ये 2 वर्ष का उत्सव है। दोस्तों, सरदार पटेल जी हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किए थे। यानी कि आज जो हमारा देश पूरा इंडिया कहलाता है वो आज़ादी के समय में 562 रियासतों में बटा हुआ था। अगर सोचिए ये सबको एक साथ नहीं लाए होते तो आज इंडिया इंडिया नहीं होता। इंडिया में लगभग 500 छोटे छोटे देश होते। जस्ट इमेजिन कि कितना अच्छा काम किए हैं सरदार पटेल जी। तो उनके इसी काम के लिए, उनके इस योगदान के लिए सम्मानपूर्वक ये 2 वर्ष का उत्सव मनाया जाएगा। और इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो 562 जो उस समय की देसी रियासतें थीं, क्या थी ये देसी रियासतें, इनको बात करके
सरदार पटेल जी ने भारत में मिलने के लिए कहा। तो 562 में तो बस सब मिल गए, सब लोग रेडी हो गए कि हाँ ठीक है हम भारत में शामिल होंगे। बस वहाँ पे 3 ऐसे थे जो नहीं मान रहे थे कि नहीं, मुझे भारत में नहीं, या तो मुझे पाकिस्तान में शामिल होना है या फिर मुझे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दीजिए। तो वो 3 एरिया कौन कौन था? एक था जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पे? वो गुजरात में। ओके। और दूसरा था हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद। और तीसरा कौन था? जम्मू कश्मीर, JNK। ये तीनों बोल रहे थे कि मुझे एक अलग, या तो पाकिस्तान में बना दो या फिर मुझे एक अलग देश का दर्जा दिलवा दो। तो इन तीनों को, जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा। वहाँ के लोगों से पूछा गया कि आप कहाँ पे रहना चाह रहे हो, तो ज़्यादा संख्या में वोट आया कि हमें भारत में रहना है। और वहाँ का राजा जो थे वो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो जनता की वजह से इसको मिलाया गया भारत में। और हैदराबाद वाले नहीं मान रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ था? सैन्य कार्रवाई हुई थी। सैन्य कार्रवाई मतलब यहाँ पे अपना भारत का फोर्स गया और वहाँ पे ज़बरदस्ती हैदराबाद को भारत में शामिल कराया गया, इसलिए उसको बोलते हैं सैन्य कार्रवाई। ओके। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा करके शामिल किया गया था भारत में। तो हमारे एग्जाम में कई बार पूछता है कि जनमत संग्रह से किसको शामिल किया गया था? तो जूनागढ़ को। और सैन्य कार्रवाई से किसको? हैदराबाद को। और यदि ये पूछे विलय पत्र से, तो जम्मू और कश्मीर को शामिल किया गया था। यही 3 ऐसे थे जो शामिल नहीं होना चाह रहे थे। बाकी देखिए 562 में से जब 3 घटाओगे जब, तो 559 बचेगा। ये पूरा भारत में शामिल होने के लिए तैयार थे। तो सोचिए ये कितना महान काम किए हैं सरदार पटेल जी। अब इनकी बात हो रहा है तो इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर के इनको देख लीजिए कि ये कांग्रेस में कांग्रेस जो पार्टी थी उसमें ये कब शामिल हुए थे। तो ये 1917 में शामिल हुए थे कांग्रेस में। ओके। इनकी 150वीं जयंती है इस बार, तो इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि सरदार पटेल जी ने कांग्रेस कब ज्वाइन किया था। ये वही कांग्रेस है जो सन 1885 में बना था। उसी कांग्रेस में ये शामिल हुए थे पटेल जी 1917 में। उसके बाद ये सबसे पहला इनका फेमस काम रहा है 1928 में, क्या? बारदोली सत्याग्रह। कौन सा? बारदोली सत्याग्रह। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ के जो किसान थे उनसे 30% टैक्स लिया जा रहा था। तो बहुत परेशान थे, वो पटेल जी से मिले और पटेल जी ने वहाँ पे अंग्रेज़ों से बात किया। उनसे होता ना कि एक लीडर चाहिए, लीडर के रूप में बात किया और किसी तरह से भी अंग्रेज़ों को मना करके ये टैक्स 30% से लेकर के आ गए 6% पे। तो फिर इसी खुशी में जो बारदोली की महिलाएं थीं, इनको किसकी उपाधि देती हैं? सरदार की उपाधि। ओके। इनका नाम सरदार आगे जुड़ जाता है और इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगता है इसी बारदोली सत्याग्रह की वजह से। ओके। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछता है कि इनका संबंध किस सत्याग्रह से भी है, तो इनका है बारदोली सत्याग्रह से, जो कि 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है पटेल जी का। ओके। तो पटेल जी के बारे में ये भी आप जानते होंगे कि इनको क्या कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। क्या बोलते हैं इन्हें? लौह पुरुष इन्हीं को कहा जाता है। दोस्तों इन्हीं के जो जयंती है, उन्हीं की जयंती को अच्छे से मनाने के लिए, एक एकता के रूप में मनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस शुरू किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस ये कब से शुरू किया गया? ये शुरू हुआ सन 2014 से। किस दिवस को मनाया जाता है? ये 31 अक्टूबर को, कि हमें कैसे एकता के साथ रहना है, इसी पे फोकस होता है इस दिवस का, जो कि मनाया जाता है 31 अक्टूबर को हर वर्ष। शुरुआत हुआ था इसका सन 2014 में। तो ये सब इम्पोर्टेंट था किसके बारे में? सरदार पटेल जी के बारे में, जो कि इनका राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाएगा 150वीं जयंती का 2 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों से किस क्षेत्र में सुधार की अपील की है? यानी कि जो ब्रिक्स का मीटिंग चल रहा है इस समय, उसमें हमारे मोदी जी ने बाकी लोगों से किस क्षेत्र में सुधार करने की अपील किए हैं? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, इस पे अपील देखिए, अपील तो बहुत चीज़ों पे हुई है, पर सबसे ज़्यादा और किस चीज़ में ज़्यादा सुधार की अपील की गई आपको बताना है। तो वो है सी,
वित्तीय एकीकरण, यानी कि जो भी ग्लोबल है, पूरा विश्व है, वो कैसे आपस में एक साथ आपस में वित्तीय एकीकरण यानी कि पैसों का जो लेन देन होता है, व्यापार होता है, वो एक साथ हो सके और सद्भावना के साथ हो सके, इस पे ज़्यादा फोकस रहा है। और इसी के साथ साथ, इस मैटर के साथ साथ आतंकवाद, आर्थिक विकास और जो ग्लोबल साउथ का चिंता है उस पर बात हुआ है। साथ ही साथ मतलब ये हेल्थ पे भी बात हुआ है, शिक्षा पे भी हुआ है, कृषि पर भी हुआ है, बट सबसे ज़्यादा फोकस था किस पे? वित्तीय एकीकरण पे। ओके, किसमें? ब्रिक्स का जो मीटिंग हो रहा है उसमें। इस बार का जो ब्रिक्स का मीटिंग है वो दोस्तों 16वें नंबर का है। कौन से नंबर का है? 16वें नंबर का है। और ये हो कहाँ पे रहा है? तो ये हो रहा है कजान शहर में। कजान शहर है कहाँ पे? ये है रूस में। यहाँ पे हो रहा है इस बार का 16वां ब्रिक्स सम्मेलन। दोस्तों इसमें मेन मुद्दा ये है कि हमें कैसे जलवायु परिवर्तन और कैसे साइबर जो सुरक्षा है उसको कैसे मेंटेन करना है, और साथ ही साथ बाकी जो मैंने मुद्दा बताया है उस पर भी बात हो रही है। दोस्तों यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में बात हो रहा है, तो देख लीजिए कि ये ब्रिक्स कब बना था, कितने देश थे और कैसे कब कब कौन शामिल हुआ है। ओके दोस्तों, ये जो ब्रिक्स है, पहले ये ब्रिक था। क्या था? ब्रिक था। ये कब बना था? ये बना था 2009 में। ब्रिक मतलब बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, तो ये था ब्रिक। उसके बाद ब्रिक में एस जुड़ जाता है और ये बन जाता है ब्रिक्स। तो ये ब्रिक्स में एस 2010 में ऐड होता है। तो ये एस कौन सा है? तो ये है साउथ अफ्रीका। ओके, फाउंडर थे ये 4 देश 2009 में। उसके बाद 1 साल बाद 10 में जुड़ जाता है इसमें कौन? साउथ अफ्रीका। उसके बाद फाइनली अब जा कर के 2024 में इसमें 4 और देश ऐड हुए हैं। ओके, तो कौन कौन से देश हैं वो? एक तो है ईरान, दूसरा है इजिप्ट जिसे हम लोग मिस्र भी बोलते हैं, उसके बाद तीसरा है इथोपिया और चौथे नंबर पे है यूएई। ये 4 नए देश ऐड हुए हैं ब्रिक्स में, और पहले कितने थे? 5 थे पहले। अब टोटल कितने हो गए हैं? टोटल हो गए 9 देश। तो आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि अब कितने देश हैं ब्रिक्स में? तो 9 देश हैं। कौन कौन से ऐड हुए हैं? ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई। ये 4 ऑप्शन में है, तो ये बहुत अच्छा सा ऑप्शन भी बन सकता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा देश है जो ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ है। और 3 नाम ये दे देगा, इसमें से कोई एक हटा करके कोई दूसरा नाम दे देगा। तो इसलिए ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई, ये ऐड हुए हैं ब्रिक्स में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? पीएम श्री योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? बताना है कि ये जो योजना है, नाम है पीएम श्री, इसका उद्देश्य क्या है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों क्या सही है इसमें से? बी, स्कूलों को अपग्रेड करना, कि जो भी स्कूल हैं उनको हम अपग्रेड करें। कैसे? आधुनिक रूप में और साथ ही साथ में गुणवत्तापूर्ण। कैसे? गुणवत्तापूर्ण, यानी कि क्वालिटी वाइज एजुकेशन बढ़ाया जाए स्कूलों में। ये लक्ष्य है इसका पीएम श्री योजना का। ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था सन 2022 में। तो ये नई शिक्षा नीति लेकर के आ रहा है जिसमें आधुनिक, डिजिटल और साथ ही साथ क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि ये टोटली क्या करेगा? स्कूलों को अपग्रेड करेगा पीएम श्री योजना। ओके, टोटल ये कितने स्कूल में अप्लाई होगा पीएम श्री योजना? तो ये 14,000, लगभग 14,500 स्कूलों में शामिल किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट था ये भी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारतीय महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बताना है कि वो भारतीय महिला हॉकी की कौन सी दिग्गज खिलाड़ी हैं जो अब रिटायरमेंट लेने वाली हैं। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कौन है वो? तो वो है डी, रानी रामपाल जी। क्या नाम इनका? रानी रामपाल। ये भारत की पूर्व हॉकी खिलाड़ी रही हैं। दोस्तों ये मात्र 14 साल में ही इंटरनेशनल मैच में क्या कर दी थी? डेब्यू। तो ऐसा करने वाली ये सबसे पहली खिलाड़ी हैं जो कम उम्र में ही डेब्यू कर दी थी, मात्र 14 साल की। कहाँ से आती हैं ये? ये है हरियाणा से। कहाँ के हैं? हरियाणा की हैं। इन्हें कहा जाता है भारतीय हॉकी की रानी। तो एग्ज़ाम में अगर आपके ऐसे भी क्वेश्चन हो जाए कि भारतीय हॉकी की रानी किसे कहा जाता है, तो वो रानी रामपाल जी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दोस्तों 254 मैच खेले हैं, जिसमें से
205 गोल इनके द्वारा किया गया है, तो इसलिए इनको कहते हैं भारतीय हॉकी की रानी। ये तो हो गई महिला की बात। अब देख लीजिए पुरुष में भी एक है जिनको कहते हैं हम लोग हॉकी का जादूगर। तो वो कौन थे? मेजर ध्यानचंद जी को। और इन्हीं की जो जन्म डेट है उसी को अब हम क्या मनाते हैं? मनाते हैं उसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। तो वो कौन सा डेट है? वो डेट है 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। ओके, इन्हें कहते हैं हॉकी का जादूगर। और अभी हमने पीछे देखा है भारतीय हॉकी की रानी किसे कहा जाता है? रानी रामपाल जी को, जो कि अब रिटायरमेंट लेने वाली हैं हॉकी से। तो एग्ज़ाम में आपके ये भी दे सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी रानी रामपाल जी का संबंध किस गेम से है? तो हॉकी से है। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? प्रभाकर राघवन को गूगल में कौन सा पद प्राप्त हुआ है? बताना है कि ये जो नाम है इनका प्रभाकर राघवन, इनको गूगल में क्या बनाया गया है, कौन सा पद दिया गया है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, कौन सा पद मिला है इनको? सी, मुख्य टेक्नोलॉजिस्ट। ओके, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी होती है गूगल में उसके ये चीफ बनाए गए हैं। क्या नाम इनका? प्रभाकर राघवन जी। दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम, और साथ ही साथ में जो सर्च इंजन होता है उस पर ये काम करेंगे। कौन? प्रभाकर राघवन जी। किसके? गूगल के। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंडियन को ये पोस्ट मिला है। इनको दोस्तों इस फील्ड में लगभग 20 साल, मतलब 20 साल प्लस का अनुभव है, इसलिए इनको बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है गूगल का, तो देख लीजिए कि गूगल सबसे पहली बार कब बना था। तो ये बना था सबसे पहली बार 4 सितंबर को। और कौन सा ईयर था वो था 1998। और इसको किसने बनाया था? तो दो मेन, मतलब एक तरह से स्टूडेंट थे उस समय ये। क्या क्या नाम है इनका? एक का नाम है लैरी पेज और दूसरे जो थे उनका क्या नाम है? उनका नाम है सर्जे ब्रिन। ये इन दो लोगों के द्वारा मिल करके गूगल को बनाया गया था। कहाँ पे? ये लोग बनाए थे यूएसए में। ओके, और प्रेजेंट टाइम में यूएसए में ही इसका क्या है? हेडक्वार्टर है गूगल का। यूएसए में कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? अगला है पीएम यशस्वी योजना किसके लिए है? यानी कि जो योजना है जिसका नाम है पीएम यशस्वी, ये किसके लिए है बताना है आपको। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, किसके लिए है ये है दोस्तों युवा छात्रों के लिए छात्रवृत्ति। क्या है ये? पीएम यशस्वी। जो युवा छात्र हैं उनके लिए ये छात्रवृत्ति है। जो भी युवा 9 से 12 तक की पढ़ाई करना चाहते हैं उनको ये छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसका नाम है पीएम यशस्वी। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दे दिया जाता है, ये उनको मिलता है जो ओबीसी में आते हैं, या फिर वो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास से आते हैं, या फिर वो घुमंतु जनजाति जो होती है उस फैमिली से आते हैं। और यदि मान लीजिए ओबीसी से आ रहे हैं तो क्राइटेरिया, मतलब ओबीसी नहीं, इन तीनों में से अगर किसी में से भी आ रहे हैं तो उनकी क्राइटेरिया ये भी है कि उनके माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा न हो। ओके, अगर 2.5 लाख से कम इनकम है, वो ओबीसी है, ईबीसी है और घुमंतु जनजाति हैं, तो उनको ये योजना मिलेगी। बट कैसे मिलेगी? उनको सबसे पहले एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं यशस्वी एंट्रेंस एग्ज़ाम। ओके, तो उसको ये पास करेंगे तब जा कर के उनको ये छात्रवृत्ति प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। 9 से 11 तक के बच्चों के लिए है ये जो योजना है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है पीएम यशस्वी योजना की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? कौन सा एक IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? यानी कि सिंपली आपको बताना है कि 2024 में सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है। ओके, तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों किसे किया गया है घोषित?
तो वो है ए लाहौर को। लाहौर पाकिस्तान में जो है उसे इस बार का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। लाहौर दोस्तों पाकिस्तान का सांस्कृतिक क्या है, केंद्र है। तो ये अब इस बार आ गया है पहले नंबर पे प्रदूषित शहर में। वजह आपको पता ही होगा, वजह जो भी वाहन से उत्सर्जन होते हैं या फिर जो भी ये इंडस्ट्री होता है, औद्योगिक क्षेत्र होता है, वहाँ के जो प्रदूषण होते हैं उससे होता है। साथ ही साथ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई निर्माण का काम चल रहा है तो उससे भी होता है प्रदूषण। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फसल जलता है, फसल का जो पराली जलता है उससे भी होता है प्रदूषण। और साथ ही साथ मौसम संबंधी भी कभी कभी प्रदूषण हो जाता है। तो ये सब मिल करके इसको प्रभावित करता है शहर को प्रदूषित होने में। ओके, तो इस बार पहले पे कौन आ गया है, लाहौर, जो कि कहाँ का है, पाकिस्तान का है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है प्रदूषित शहर की रैंकिंग का, तो ये तो हो गया लाहौर, ये इंडिया से बाहर हो गया। बट अगर आप इंडिया में पूछोगे कि कौन कौन सा शहर सबसे प्रदूषित है, तो पहले पे कौन है, न्यू दिल्ली। सबसे पहले कौन है, दिल्ली है। और दूसरे पे कौन सा है, दूसरे पे है मेरठ। कौन है, मेरठ। और तीसरे पे है हापुड़, तीसरे पे है हापुड़। तो ये है भारत में सीक्वेंस। और पूरे मतलब विश्व में देखा गया है सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो है लाहौर, पाकिस्तान का। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में 16वीं शताब्दी के तांबे के शिलालेख मिले हैं। बताना है कि किस राज्य में मिला है 16वीं शताब्दी का तांबे का शिलालेख। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे मिला है, ये मिला है ए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो सिंगेश्वर मंदिर है, यहाँ पे मिला है ये तांबे का शिलालेख। तो दोस्तों ये जो मंदिर है ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सिंगेश्वर मंदिर किस राज्य में है, तो ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। दोस्तों ये जो तांबे का शिलालेख मिला है तमिलनाडु में, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। किससे, विजयनगर साम्राज्य से। ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना हुई थी सन 1336 में, और दो भाइयों ने मिलकर के की थी। कौन कौन, हरिहर व बुक्का, यानी कि हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने सन 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें दोस्तों 4 वंश बने थे विजयनगर साम्राज्य में। तो वो 4 वंश कौन कौन से थे, यहाँ पे देख लीजिए। तो एक वंश था उसमें से संगम वंश, एक था संगम वंश, और दूसरा था सलू वंश। क्या, सलू वंश। और तीसरा कौन था, तीसरा था तुलु। ओके, पहला संगम, दूसरा सलू और तीसरा था तुलु। ये जो वंश थे 3 हो गए। एक और था यहाँ पे, उसका नाम जगह ही कम पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से। जो विजयनगर साम्राज्य में जो 4 वहाँ के राजवंश थे वो कौन कौन थे, एक था संगम, दूसरा था सलू, तीसरा था तुलु, और जो चौथा था वो था अराविदु। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सलू, तुलु, अराविदु किस वंश के या फिर किस साम्राज्य के राजवंश थे। इसलिए यहाँ पे मैं लिख करके बता रहा हूँ। तो ये जो सब राजवंश थे ये थे विजयनगर के। ओके, विजयनगर साम्राज्य के। और विजयनगर साम्राज्य में ही सबसे फेमस एक राजा थे जिनका नाम आप सुने होंगे, उनका नाम है कृष्णदेव राय। ये भी आप नाम सुने होंगे। बट विजयनगर साम्राज्य में सबसे फेमस एक राजा थे जिनका नाम था देवराय सेकंड। तो ये क्यों फेमस थे, क्योंकि जब ये अपनी गद्दी पे बैठते थे तो अपने गद्दी के एक साइड में वो कुरान रखते थे, तो एक साइड में क्या रखते थे, वेद रखते थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के द्वारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में वेद और कुरान दोनों रखा जाता था, तो वो थे देवराय सेकंड जी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रहा है विजयनगर साम्राज्य का। तो विजयनगर साम्राज्य में जो मुद्राएं होती थी ये भी हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है। तो वहाँ पे एक वराह मुद्रा था, और एक था प्रताप, एक था फड़म। ये सब मुद्रा है दोस्तों उस समय की। ओके, और एक था तार, TAR। ये सब मुद्रा था किसका, विजयनगर साम्राज्य का।
और जिसमें ये जो वाराह मुद्रा था ये था सोने का। किसका था? सोने का। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है 16वीं शताब्दी का तांबे का शिलालेख मिला है। कहाँ पे मिला है? तमिलनाडु में मिला है। और दोस्तों ये जो तांबा है शिलालेख, ये इसका जो लिपि है वो है नंदी नगरी लिपि। ओके, उस समय दोस्तों ये कर्नाटक में फेमस लिपि था, नंदी नगरी लिपि। उसी में लिखा हुआ है ये शिलालेख, जो कि मिला है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में कहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का शुभारंभ हुआ है? यानी कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर पे आपको मौसम का पूर्वानुमान मिल जाएगा? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में शुरू हुआ है। इसका लाभ क्या होगा कि किसानों को उसी के हिसाब से कृषि करने में फ़ायदा होगा, और इसके साथ साथ बात हो रहा है पंचायत पे, तो इससे ग्रामीण विकास भी होगा। ओके, मौसम के हिसाब से खेती होगी, वहाँ का जो क्रियाकलाप है वो मौसम के अकॉर्डिंग होगा, तो वहाँ पे विकास संभव है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है दिल्ली में। दोस्तों ये जो पूर्वानुमान है ये 5 दिन पहले ही पता चल जाएगा, तो सोचिए कितना लाभ होगा उस एरिया में। तो कहाँ पे शुरू हुआ है? ग्राम पंचायत स्तर पे मौसम का पूर्वानुमान दिल्ली में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? लीडरशिप समिट 2024 की मेज़बानी किसने की है? तो बताना है कि 2024 का जो लीडरशिप समिट हुआ है ये किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों किस IIT के द्वारा किया गया है? ए IIT गुवाहाटी। ओके, कहाँ पे ये? असम में है। इसके द्वारा मेज़बानी किया गया है लीडरशिप समिट 2024 का। इसका मेन लक्ष्य क्या है? क्या किया गया है इस समिट में कि जो भी नए युवा आते हैं उनकी प्रतिभाओं को ये निखारता है IIT गुवाहाटी, तो इसीलिए इसको यहाँ पे सराहना दिया गया है। और इसी के साथ साथ इस समिट में जैसे बड़े बड़े कंपनी है गूगल, नेटऐप, रिलायंस, ऐसी ऐसी कंपनियों के कम से कम 50-50 प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया है, और सब मिल करके अपना आपस में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, छात्रों से बताएंगे। इससे क्या होगा कि वहाँ का जो कार्यबल होगा, जैसे कि जहाँ वहाँ के जो बच्चे होंगे उनमें जो भी पेशा होता है उसके बारे में रियल जानने का अनुभव होगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये लीडरशिप समिट, जो कि कहाँ पे हो रहा है? IIT गुवाहाटी में, यानी कि असम में। दोस्तों ये जो IIT गुवाहाटी असम में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1994 में। कब हुआ था? 1994 में, जहाँ पे इस बार हो रहा है लीडरशिप समिट 2024 का। ओके, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा या बुरा जो भी फील हुआ हो वो कमेंट करके आप बताइए। ओके, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।